नमस्कार। हम तो पूछेंगे कि इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने देश के दो उन जाबाज शहीदों को याद करना चाहते हैं जिनके साथ हाल ही में पाकिस्तान ने बर्बरता की है। जी हाँ, मैं शहीद हेड कांस्टेबल प्रेम सागर साहब और शहीद नायक सूबेदार परमजीत सिंह की बात कर रहा हूँ, जो कुछ ही वक्त पहले जिनका बॉर्डर पर बुरी तरीके से पाकिस्तान के BAT ने न सिर्फ मर्डर किया बल्कि उसके बाद जो कुछ हाल उनके पार्थिव शरीर के साथ किया वो ज़्यादा बताने में भी तकलीफ होती है। इतनी बड़ी कुर्बानी हम और आपके लिए आसान काम नहीं है जो ये जवान करते हैं, परमजीत सिंह जैसे जी या प्रेम सागर जी जैसे लोग। आज हम इन तमाम शहीदों के जरिए इस कार्यक्रम के बहाने उन हिंदुस्तान के तमाम शहीदों को याद करना चाहते हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर करने से भी नहीं चूके हैं। बहुत से ऐसे जवान, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे वो पुलिस के हों या हम और आप जैसे नागरिक हो, जिन्होंने आतंकवाद के बहाने, नक्सलवाद के सामने जानें दी हैं, कुर्बानियां दी हैं। आज वक्त है उन सबको याद करने का, नमन करने का। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। मेरे साथ हैं रूपा देवी जी और जयवती जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा आप दोनों के बारे में। रूपा जी जो कि है, इनका बेटा है, CRPF का जवान है, जितेंद्र कुमार उनका नाम है। 3 साल पहले नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ में IED ब्लास्ट में वो घायल हुए नक्सलियों के बहाने, और उसके बाद से लेके 3 साल बीत गए हैं। अब तक इनका बेटा कोमा में है, उसका इलाज चल रहा है। और सबसे बुरी स्थिति ये है, जो मैं इनसे बात कर रहा था, मैं बात करते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इनके बेटे को देखने कोई भी नहीं आया। किस हालत में है वो, किस परिस्थिति में है, ये इस देश के जाबाज जवानों के साथ हो रहा है। उस कहानी को अभी सुनेंगे हम खुद रूपा जी से। जयवती जी मेरे साथ हैं। जयवती जी के पति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और 2001 में संसद में जो हमला हुआ उसमें उन्होंने शहादत दी थी इस देश की संसद को, इस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए। आप दोनों का हम हमारी तरफ से हाथ जोड़ के नमन और धन्यवाद कि आप जैसी माताएं हैं इस देश में, जो इस देश को ऐसे जाबाज सपूत दे पा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा अपने तमाम मित्रों से जो यहाँ मौजूद हैं, आज वक्त है ऐसी तमाम शहीदों को, ऐसे तमाम माताओं को नमस्कार करने का, सलाम करने का। क्या आप सब मिलकर एक साथ खड़े हो सकते हैं इन लोगों को सैल्यूट करने के लिए, इन जैसे तमाम लोगों को? और इस बहाने से हम इस देश के तमाम उन शहीदों को याद करना चाहेंगे, तमाम उन जाबाजों को याद करना चाहेंगे राष्ट्रगान के जरिए, जिन्होंने इस देश पर कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहले आप मेहमानों का परिचय कराऊं, सब से दूर हटते हुए आप दोनों से बात करना चाहूँगा मैं। रूपा जी, मैं आपसे पहले आप बैठे रहिए, आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ, जितेंद्र के साथ? जो हुआ वो तो मैंने कुछ शब्दों में बताया, लेकिन उसके बाद बीते 3 सालों से आप क्या झेल रही हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। जितेंद्र के पापा हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ ना है। जितेंद्र घर चलाने वाला थे। हाँ, तो वो 3 साल से एक मतलब कोई नेता भी नहीं आए। बीते 3 सालों में रूपा जी कोई नहीं आया? घूम करके। कौन खर्चा कर रहा है इलाज? 9 जवान थे उसमें, जिनमें एक बाबू मेरा जितेंद्र बच गए, कुमा में चला गया। एक नेता कोई भी नहीं घूम करके आए। अभी कहाँ इलाज हो रहा है उनका? अभी इलाज हो रहा है यहाँ उनीडा में, प्रकाश हॉस्पिटल में।
किसी बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज भी ना, नहीं हुआ? वहाँ से लाए हैं एम्स के लिए, तो एम्स में न ला करके यहाँ रख दिए। एम्स में भर्ती नहीं हो पाए? एम्स में तो कोई अधिकारी खाली नेता कोई नहीं आए, एक बार घूम करके कोई नेता नहीं आए तो देखने के लिए, देखने के लिए। क्या कहते हैं डॉक्टर्स, उनकी तबीयत कैसी है? अभी तो मतलब आँख चला रहा है, 2 महीना आँख बंद रखा सर, 2 महीना। अब आँख घुमा रहा है, आवाज़ पहचान भी रहा है। अगर अच्छे से इलाज हो जाते तो अभी ला उठ करके ठहरा हो जाते, लेकिन अच्छे से दिमाग के प्रॉब्लम है। बहुत मजबूरी में है। जवान बेटी 2014 में शादी करने वाला थे, दोनों भाई और बहन के, जितेंद्र के, लेकिन हादसा हो गया। 3 साल से दोनों आदमी हम साथ ही में रहते हैं। अभी घर पर जितेंद्र के पापा गए हैं दोनों बच्चा के देखने के लिए, कोई नहीं, एक बार घूम करके कोई नेता नहीं आए। बेटा जी आए, मोदी जी ने बहुत अच्छे नेता है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए आपको मदद मिल पाए, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ आई सब कब तक होते रहेंगे, रुकना चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। हाँ। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? गरीब के बच्चा के कोई मोल ना है। ठीक, आप बैठिए। आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है, कोई हो ना हो, हम सब आपके साथ। जयवती जी, आपने तो खो दिया है, आपके तो पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी शहादत हो चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा माता जी, बीते 2001 से लेकर 2017 लगभग 15-16 साल बीत चुके हैं। इन 16 सालों में आपने कितनी कठिनाइयाँ झेली, ये हिंदुस्तान की आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तो शहीद हो जाते हैं, माँ पे कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद परिवारों पर क्या गुजरती है? ये तो हम ही समझ सकते हैं, नेता नहीं समझेंगे। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिस टाइम पार्लियामेंट में हमला हुआ तो हमारे शहीदों ने कोई पार्टीबाजी तो नहीं देखी थी। कांग्रेस, बीजेपी, जो भी कोई नेता सब अंदर थे, सोनिया गांधी, अटल बिहारी, ये सब नेता अंदर थे। हमारे शहीदों ने पार्लियामेंट बचा दी। आज तक हम अपने ही कंधा बंदूक चला रहे, जो भी अपना घर परिवार का। उस टाइम बच्चे छोटे थे, सिर्फ बिट्टा साहब हमारा साथ देते हैं, छोटी छोटी कठिनाई को सबको साथ देते हैं। हमने 16 साल में हमने ही जो झेला, अपने ऊपर झेला, बिट्टा साहब ने हमारा साथ दिया। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कब तक होते रहेंगे, कब तक शहीद होते रहेंगे? कब तक शहीद होते रहेंगे? आप दोनों बैठिए, आप दोनों इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिएगा, अपने सवाल भी पूछेगा। इसीलिए मैंने मेहमानों के तौर पर परिचय करा दूं। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा हैं। उनके साथ में जनरल एजेबी जैनी साहब खड़े हैं, जो पंजाब में टेररिज्म से लड़ चुके हैं, भारतीय फौज के बहुत ही डेकोरेटेड सोल्जर हैं। मेरे साथ MS बिट्टा साहब हैं, जो इस तरह के तमाम लोगों को मदद कर रहे हैं, जो पूरा एक मूवमेंट चलाते हैं। बिट्टा साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी सलाम हम लोगों का कि आप एक हैं ऐसे शख्स जो मदद कर रहे हैं। और साथ में पवन खेड़ा साहब हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल इन सबसे होंगे और यहाँ पर हिंदुस्तान की आवाम मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और 2 एक्सपर्ट हमारे हमेशा की तरह, शेष नारायण सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे वरिष्ठ गाइड कह लीजिए आप, राम कृपाल सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। आप दोनों का भी इस डिबेट में स्वागत है। संबित, पहला सवाल सीधा, आखिर कब तक और कितनी कुर्बानियाँ? करीब 41,000 लोग मारे गए हैं 1990 से लेकर अब तक, सिर्फ कश्मीर में, जिसमें 50% टेररिस्ट होंगे। पर 21,000 सैनिक चले जाएं, 21,000 लोगों की जानें चली जाएं, आखिर कब तक संबित? इसमें कोई दो मत नहीं है। और अभी पहले तो मैं बिट्टा साहब को सल्यूट करना चाहूँगा और जो 2 माताएं बैठी हैं उनको चरण स्पर्श करूँगा। बिट्टा साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये डिबेट कैसा होगा ये अलग विषय है, मगर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है। माताओं ने आपका नाम भी लिया है। यू आर दी अनसंग हीरोज़। आप वो हीरो हैं जिनके विषय में शायद लोग नहीं जानते हैं, मगर पीछे आप काम कर रहे हैं, इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें बिट्टा साहब। देखिए, कोई नहीं चाहता है, क्या हम चाहते हैं कि शहादत हो? क्या हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, जवान हमारा जो जाता है वो मारा जाए? कोई नहीं चाहता, चाहे मैं हूं या कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हम तो वॉर नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में वॉर हो, इंडिया पाकिस्तान लड़े। और भारत ने शुरू से ही हमेशा जो दोस्ती का हाथ है वो बढ़ाया है। चूंकि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, मैं अपने पार्टी का पक्ष रखना चाहूंगा और मैं राजनीति करना नहीं चाहूंगा आज, क्योंकि ऐसी माताएं बैठी हैं और उन्होंने शुरू में कहा, उसके अंदर वाजपेयी जी भी थे, उसके अंदर सोनिया जी भी थी। ऐसे में मैं तू मैं करूं, ये अच्छा भी नहीं है।
देखिए, जब मोदी जी आए उन्होंने एक निर्णय लिया कि एक नया स्वाध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होना चाहिए। जब भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है एक नया चैप्टर शुरू किया जाता है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। नवाज शरीफ को बुलाया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, नवाज शरीफ आए भी। उसके बाद आप देखिए सारे विषयों को ताक पे रख के वो वहाँ उनके शादी में भी गए कि हम मित्रता चाहते हैं, मगर बदले में हमेशा पाकिस्तान ने पीठ पे छुरा भोंका है और उसके कारण सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है। और जो अभी 2 हमारे जवानों के बॉडी को बीएटी, वो तो बीएटी, मैं तो बीएटी को बर्बर एक्शन टीम कहता हूं, ये बदतमीज और बर्बर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जो इस प्रकार से देखिए लड़ाई होती है, लड़ाई में जवान शहादत को प्राप्त होते हैं, मगर बॉडी को क्षत विक्षत कर देना, ऐसा तो पूरे विश्व में कोई आर्मी नहीं करती है, कोई देश नहीं करता है। मगर जिस प्रकार पाकिस्तान कर रहा है, ये सियारों, लोमड़ियों और हाइना का काम है। मैं उनको सियारों की आर्मी कहूंगा और भारत का जो आर्मी है वो सक्षम है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है, और मुंहतोड़ जवाब भारत की आर्मी पाकिस्तान को देगी। शेष जी बोलना चाह रहे हैं। संबित, ये तो भाषण है और हम इसको भाषण देंगे, हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, 1 लाख बार दे चुके हैं। ये जो जितेंद्र की मां बैठी हुई है, 3 साल से ठोकर खा रही है दिल्ली की सड़कों पे और इसको अस्पताल तक नहीं मुहैया हो रहा है। आप कृपया, आपकी हुकूमत है, आप इस पे कोई बयान दीजिए, ये सब हम करते रहेंगे। इसके बच्चे का इलाज मालूम है क्यों गया? वहाँ रोटी घर के कमाने के लिए जाते हैं ये बच्चे, और आप उसकी माँ, उसके बाप, उसका परिवार तहस नहस हो गया कि हमारी हिफाजत के लिए। तो आप इन बच्चों के लिए क्या कुछ प्रॉमिस करने जा रहे हैं? कुछ सरकार से लेवल पे कुछ उठाएंगे इस सवाल को? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मुझे जो लगता है पहले पता लगाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ अभी इस विषय में जाना हूँ। आप जरूर मुझे डिटेल दीजिए, क्या वो एम्स में भर्ती हैं? नहीं, वो नोएडा के प्राइवेट अस्पताल अभी एम्स में नहीं भर्ती हैं। बिट्टा साहब बता पाएंगे। बिट्टा साहब ऐसा है, मैं भी गुनाहगार हूँ। मुझे 15 दिन 20 दिन पहले मेरे यहाँ के यूनिट ने बताया, और मैं इस माता को, उसके बच्चे को मिलने एक बड़े छोटे से कमरे में, जैसे एक जेल में किसी वीआईपी को कमरा दिया जाता है, लेटा हुआ है, कुछ आंखें नहीं खुल रही। आप कह रहे हैं आंखें खुल रही, उस वक्त आंखें नहीं खुल रही थी। मैं खुद रो पड़ा। माँ के आंसू इतने थे, पहुँच भी नहीं पा रही थी, गिल्ला था बिल्कुल, आंखों में आंसू थे। मैं बाहर आया, मैंने कहा माँ क्या चाहते हो? डॉक्टरों से पूछा, मेरे बेटे को जा रामनोर लो या ले चलो, जा एम्स में ले चलो। डॉक्टर डायरेक्टर से टाइम मिला, परसों टाइम मिला, और परसों मैं इस माँ को लेके डायरेक्टर के पास गया। खैर मैं डायरेक्टर को सैल्यूट करूंगा, वहाँ नाम मुझे मालूम नहीं। उसने कहा इनके लिए हम हाजिर हैं। उन्होंने कमेटी बिठा दी है और मेरा ख्याल 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। तो मैं पात्रा जी आपको कहूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कहें ये लाने के काबिल ही नहीं, क्योंकि इस माँ ने ये बोल दिया है, उसकी आंखें खुल रही हैं और वो पहचान रहा है। कहीं डॉक्टर डायरेक्टर ने कर दिया, कहीं डॉक्टरों की टीम ऐसा ना कर दे कि ये बनाने के काबिल नहीं। ये आप जिम्मेदारी उठा। बिल्कुल, ये सरकार से एक्सपेक्टेड है। प्रॉमिस करता हूं, आपके शो को प्रॉमिस करता हूं और उस मां को हाजिर नाजिर मान के प्रॉमिस करता हूं। बिट्टा साहब का नंबर भी मेरे पास है, क्योंकि बिट्टा साहब इस विषय को देख रहे हैं। जो बिट्टा साहब बोलेंगे, एम्स जाके इस विषय को देखना पड़े, मैं तो बहुत छोटी चीज हूं, मगर हमारे बड़े नेताओं को भी मैं इस विषय में ताकीद करूंगा कि आप देखिए ऐसा विषय है और मैं जानता हूं इसको जरूर टेकअप किया जाएगा। आप इस पे आश्वस्त रहिए। और एम्स के डॉक्टरों पे हम सबको भरोसा भी रखना चाहिए, अच्छे डॉक्टर हैं। एम्स के लिए ही यहाँ आए थे यार। वो एम्स में जरूर होगा। दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से रूपा जी बहुत छोटी चीज इन्होंने मांगी है, होगी आज इस तरह की बातें सुनकर। एम्स के लिए हम आए हैं, अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए मेरा बाबू के। बिल्कुल जी, आपको ये माँ कहती है मेरा बेटा जब एम्स से निकलेगा, फिर जो 26 आतंकवादियों ने 26 जवानों को शहीद किया है, इनके साथियों को 8 जवानों को शहीद किया, उनको फिर गोलियों से मारूंगा, ये माँ कहती है। हाजिर हो जाएगी फिर। जनरल जैनी, इस संदर्भ में मैं एक थोड़ा हट के बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये आज बात उठी है कि भाई अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, डॉक्टर अटेंड करने चाहिए, उनको एक मेडिकल कवर अच्छा मिलना चाहिए। वो तो मुझे पूरा ही विश्वास है कि आज की डिबेट के बाद में अब लोगों की आंखें खुल जाएंगी और ऐसा हो जाएगा। लेकिन संबित जी, मैं बात थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा सादो सामान और इस सब चीज से ज्यादा एक देश के लिए कुर्बान होने वाला आदमी, उसके जो पीछे फैमिली रह जाती है, माताएं हैं, उसकी वाइफ है, वो मान सम्मान ज्यादा जरूरी है। मैं बड़ा अफसोस के साथ आज कहता हूं संबित जी और कांग्रेस नेताओं को भी, 543 बुद्धमानी वहां पे बैठे हुए थे पार्लियामेंट में जब पुलिस वालों ने उनको रोका। आप जरा सा थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, अगर वो ना रोकते
और वो टेररिस्ट पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते, क्या हुआ होता उस दिन? सही बात। पहली बात तो हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल साफ सीधी हो गई होती, ठीक है। लेकिन तब से अब तक 16 साल बीत गए हैं, हर साल उन सिपाहियों का वो एक दिन मनाया जाता है, कोई भी मंत्री या कोई भी राजनेता वहां नहीं जा। इस साल में खबर थी अखबारों में कि कुछ लोग गए, कोई भी नहीं गया, कोई नहीं गया। उनको हमें मंत्री वहां पे राजनेता अटेंड नहीं करने के लिए। चाहिए जनरल, कि हम उनको इन मान सम्मान ना, देने एक के मिनट एक मिनट, इन लोगों को मंत्री राजनेता नहीं चाहिए। सिस्टम में ऐसी ऐसी चीजें बना दीजिए कि अगर उनके घर का कोई शहीद होता है तो ये प्रिज्यूम किया जाए कि वो जिंदा हैं और वो पूरे घर का देखभाल कर रहे हैं, उनके इलाज ना कुछ नहीं। एक नेता को फटकने मत दीजिए प्लीज। नेता के आने से प्रोग्राम बिगड़ता है, वो फोटो खिंचाते हैं। अभी हमने देखा प्रेम सागर के घर पे वहां धुन गाने बजाने लगे थे। प्लीज इस पर आप एक सरकारी नीति, एक सरकारी नीति होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं ये असली हीरो हैं। और हम दिल्ली पुलिस लेटर भेजते हैं, गाड़ी भेजते हैं, सिर्फ मेरा लड़का मैं जाते हैं, वो को अंदर जाने देते, किसी को अंदर नहीं जाने देते। बच्चे भी है मेरे पीछे। पवन जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक ऐसे सिस्टम को इवॉल्व क्यों नहीं किया गया जहां पे इस तरह की जो वीरांगनाएं हैं, जिनके शौहर चले गए, जिनके बेटे चले गए हैं, उनको वो मान सम्मान सोसाइटी में मिले? इस तरह के मुद्दों पर टीवी डिबेट्स राजनीति को बढ़ावा देती हैं और मैं इस तरह की डिबेट्स में आना भी नहीं चाहता जिसमें जनरल साहब जैसे लोग हों, ऐसे लोग हों जिन्होंने अपने लोगों को गवाया हो। वहाँ मैं और संबित आकर क्या बात कर लेंगे और क्या बहस कर लेंगे और किस तरह की राजनीति को बढ़ावा देंगे, मुझे ये बात माफ करना, मैं नहीं इसमें ज़्यादा बोलना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं। पवन साहब संभालिए। रामकृपाल सर, मैं आपका एक जरूर गाइडेंस चाहूंगा, क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान जो अपनी हरकतें कर रहा था वो तो करता आ रहा है। हम पहली बात तो पाकिस्तान से कैसे निपटे ये बात की बात है, हम हिंदुस्तान के अंदर रह के अपने हिंदुस्तानियों का कैसे ख्याल रखें, उस बारे में कुछ बताइए। सुमित जी, पहली बात तो आपको मैं एक धन्यवाद देता हूँ कि आज के परिदृश्य में इस तरह का जो आपने सवाल उठाया है, बहुत कम डिबेट होती है इस तरह की, लेकिन ये महसूस हम तब लोग हमेशा कर रहे हैं इस बात को कि इस देश में एक चीज़ है कि फॉलोअप नहीं होता। मतलब सोचिए आप कि दिल्ली में आकर के एक वो जिसका इस नक्सलाइट हमले में शहीद हुआ हो, उसको प्रकाश हॉस्पिटल में, मैं कोई अस्पताल की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सोचिए, जाइए एम्स में, सारे VVIPs, सारे मंत्रियों के लिए पूरा एम्स बुक रहता है। बहुत तकलीफ की बात हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जो है, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ऐसे हजारों हजार केसेस हैं बिल्कुल जिनकी तरफ आप देख लीजिए, रोज आता है कि कोई पलट के देखने नहीं आया। यहाँ तक कि लोगों को जो है मेडल बेच करके लोगों ने अपने घर चलाए हैं। मेरा ये कहना है कि सबसे निवेदन है कि ये अब समय का तकाजा है कि अब तक जो नहीं हुआ, एक बाकायदा कानून बना करके उसका एक फॉलोअप एक्शन हो, उसकी पीरियडिकल समीक्षा हो और सार्वजनिक किया जाए कि हाँ क्या क्या मदद की जा रही है। ये मेरे ख्याल से असली राष्ट्र प्रेम होगा, असली देशभक्ति होगी, जहां हम इन लोगों को अपने सत्सम्मान जगह दिला पाएंगे समाज के भीतर। बिट्टा साहब, मैं आपका कहना चाहूंगा, हम इस कहानी को आगे ले जाते हैं। हम ये सब मान रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि ये हमारे अंदर कमी है, हम इन लोगों को असली हीरो नहीं मान पाते हैं और कहीं ना कहीं वो सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पाया। देखो, मेरी जीवन का सफर बचपन से कि आज तक बम्बों, गोलियों से और इन शहीद परिवारों के लिए निकल गया। मुझे भी रास्ते में बहुत कुछ मिलता था। मैं आज भी सेंटर का मंत्री होता, पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता। हमने कहा नहीं, इतने बम्बों से बच के जीवन बोनस आज नहीं तो कल जाना, इन परिवारों के लिए अपने आप को समर्पण कर दो, कर दिया। पर जिंदगी में अभी तक इन परिवारों के लिए मुझे मंजिल नहीं मिली है। बिल्कुल, कहाँ जाऊं, कहाँ कहूं। आज ये मुद्दा रामकृपाल जी ने सबने मिलके ये मुद्दे को डिवर्ट कर दिया और असली मुद्दों पे आप आगे, सब असली मुद्दों पे आगे कि ये डिस्कशन तो रोज होती रहेगी। जवान शहीद मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद होते रहेंगे, उनके बच्चे भी तैयार रहेंगे। हम तो पॉलिटिक्स करेंगे, हम नेता बनेंगे, पर वो मातृभूमि के लिए उनके बच्चे दर बच्चे कुर्बानी देते रहेंगे। बिल्कुल। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इनके बच्चों को कौन पूछेगा, नौकरी कौन लगाएगा, बेटियों की शादी कौन करेगा। एक मनदीप सिंह सिर कट गया, उसकी पत्नी
एमए पास कांस्टेबल पुलिस की भर्ती हो रखी हरियाणा सरकार में। मैंने किसी चैनल में, अभी डेड बॉडी आई नहीं थी, मैं कहा हम सब जाएंगे, फोटो आएगी, मीडिया में आएगा, 15 दिन के बाद कोई नहीं पूछेगा, वही होता है। 3 महीने के बाद मनदीप सिंह की पत्नी का फोन होता है, भैया जी मेरे पैसे नहीं मिले, 50 लाख की जो राशि मिलनी थी। अपने लड़के की ड्यूटी लगाई, डिफेंस मिनिस्ट्री में बात की, स्टेट गवर्नमेंट का काम था, चीफ सेक्रेटरी से बात की। जब पता चला कि बिट्टा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा है तो रेड क्रॉस के फंड से 50 लाख दिया गया। सरबजीत सिंह, क्या एक मिनट, सरबजीत सिंह क्या उसने कारगिल का युद्ध लड़ा था? राहुल गांधी भी गया, पंजाब सरकार भी उस वक्त गई, क्या मिला? पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, 2 नौकरियां नायब तहसीलदार की। वो मनदीप सिंह जिसने अपने सिर को कटवा लिया, और उसकी पत्नी वहां पे एमए पास। अरे उसको डीएसपी की नौकरी दे दो, प्रमोशन कर दो, उसका भाई है, उसको अभी तक देखिए जाके वो रो रहे। ऐसे हजारों केस है साहब, किस मीडिया को बोले? एक सुनिए, यहां तक मीडिया का सवाल है, याद रखिएगा, आपने मुद्दे को उठाया, हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े चैनल कोई इन मुद्दों को उठाने के तैयार नहीं है, सब टोटल ड्रामा है। मैं रोज देखता हूं केड़े कौन कौन से केसेस लाऊं, हजारों केस ला देता हूं आपके, क्या आप दिखाएंगे रोज इसको? आज ये मुद्दा उठाया है और ये एक आंदोलन, एक मूवमेंट चलनी चाहिए। और मैं एक और कह दूं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अलग पॉलिटिकल पार्टी हो सकती, बीजेपी हो सकती है, हमारा राजनीति से लेना नहीं, हम उसकी आतंकवाद के खिलाफ हर पॉलिसी के समर्थक हैं, हम उस सर्जिकल स्ट्राइक के बिल्कुल समर्थक हैं। 18 जवानों का बदला लेके 45 मारे, पर हौसला तो हमें रखना पड़ेगा। हमें याद एक चीज रखनी है, एक जवान, एक सिपाही इस देश के लिए जान क्यों देता है, अपना सब कुछ छोड़कर कुर्बान क्यों होता है? क्या वो सिर्फ तनख्वाह के लिए या पेंशन के लिए या इस चीज के लिए होता है? माफ करना, 2 वजहें हैं। एक तो उसके सामने दुश्मन है जिससे वो नफरत करता है, जिसको उसको मारने के लिए उसको ड्यूटी है उसकी, और एक इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके पीछे उसका देश है, बिल्कुल, उसकी फैमिली है, बिल्कुल, उसका झंडा है, उसका तिरंगा है। अब इस देश को, इन मंत्रियों को, इन पत्रकारों को, आपके मीडिया को डिसाइड करना है आज, क्या आप उस जवान के आगे वाले बनना चाहते हो या उसके पीछे वाले बनना चाहते हो? क्या आप देश बनना चाहते हो या दुश्मन बनना चाहते हो? ये संबित, मेरा ख्याल है कि ये बातें अब आपको, चूंकि आप बहुत ही ऑनरेबल स्पोक पर्सन हो और हम लोग भी इज्जत बहुत करते हैं, मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे को रेस करने की जरूरत है कि 50 लाख ये दे देगा, 60 लाख वो दे देगा, अनाउंसमेंट पे बैन लगना चाहिए कि हम ये दे देंगे, कोई नहीं देगा। सीधा सीधा जैसे ही उसमें प्रोविजन कर दो कि जो भर्ती होता है उसकी जिम्मेवारी एज ए नेशन हम लेंगे। और इस वक्त तुम्हारे पास जो प्रधानमंत्री है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बैकग्राउंड से आया हुआ है, तो मुझे लगता है वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि रोटी पानी का बंदोबस्त हो और उनके बच्चों का, अगर वो जिंदा रहता तो क्या, इसको उसके एक्ट में डाल दो। आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको ये जिम्मेदारी ओन अप करनी चाहिए कि जयवती जी जैसे लोग, रूपा देवी जैसे लोग हैं, या तमाम ऐसे जो सैकड़ों हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में हैं जिनके परिवार में लोग शहीद हुए हैं या घायल हुए हैं, उन सबको कम से कम सम्मान तो दें। बिल्कुल, हमको अगर भीड़ में मिले तो कम से कम हाथ झुक के नमन तो कर ले उनका, उनके पैर तो छू ले। हम वही नहीं कर पाते, हम बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन हम इन लोगों का ध्यान नहीं रख पाते। और हमारा खून खोलेगा कि हम बॉर्डर पे चले जाएंगे, सेना जाके लड़ ले। अरे आप मुझे बताइए, हम में से कितने लोग हैं, कितनों के परिवारों के बच्चे हैं जो चाहते हैं कि उनका बेटा डिफेंस फोर्स में जाए, हमें चाहते हैं कि वो जाके बॉर्डर पे गोली थामे। जितने एफ्लुएंट क्लास है वो अपने बेटे को एमबीए कराएगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, विदेश भेज देगा, वो बॉर्डर पे नहीं लड़ेगा। बॉर्डर पे कौन जाते हैं? ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं। और इनके लिए अगर हम एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जीवन में अपने आप। सुमित जी, कोहिमा में एक सिमेट्री है, वहां पर एक बहुत बढ़िया एक पत्थर लगा हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जहां ये लिखा हुआ है, व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस दैट फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। वहां पे ये लिखा हुआ है, जब तुम घर वापस जाओ अपने घर वालों को कह देना कि हमने अपना आज गंवा दिया आपके कल के लिए। ऐसा कानून बनाया जाए कि उस घर का मुखिया, किसी के डेथ होते उस घर का मुखिया सरकार है। होता क्या है, सिर्फ पैसे से नहीं होता। जिस दिन ये हो जाएगा, नियम बनाइए कि कोई भी परिवार जिसका घर का बेटा गया है वो मुखिया ही है। मुखिया चला गया, आज से सरकार मुखिया है। उसकी शिक्षा हो, उसकी पढ़ाई हो, उसके दर्द हो, जिस तरह भी हो,
आप एक अपनत्व भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, इस पे एक कानून बनाया जाए। पवन जी, मैं एक मिनट, पवन खेड़ा काफी देर से शांत है। पवन जी, मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगा, अगर ऐसी कोई पहल होती है। अरे साहब, बिल्कुल बिल्कुल समर्थन देंगे ना। मुझे लगता है कभी भाजपा जब हम शासन में थे इन्होंने कभी इस बात का विरोध किया होगा, ना हम करेंगे। इसमें क्या राजनीति है? सुधार होते रहना चाहिए और जब जागो तब सवेरा है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ नहीं हुआ, सुधार होते रहना चाहिए और हर रोज हमें सीखना है। और कोई भी हो शासन में हम लोग उसका साथ देंगे और कहीं भी आप लोग जज बने, कहीं भी कोई अगर कोताही बरतें, हम लोग एज एन ऑपोजिशन आप लोग सजा दीजिएगा। इसमें क्या डिबेट हो सकती है, इसमें क्या बात और क्या चर्चा होगी? जी, पाकिस्तान 2 को मारता है, 2 की बॉडी को म्यूटिलेट करता है और यहाँ पूरा हिंदुस्तान उबाल पे है। 125 करोड़ उबाल पे है। पाकिस्तान से बदला ले लो, पाकिस्तान को कुचल डालो, सब बातें हो रही हैं, पर हमको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। संबित पात्रा, कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और कैसे बदला लिया जाएगा? बदला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके जंग कर दीजिए, आप किसी भी और तरीके से पाकिस्तान का गला घोट सकते हैं। क्या सरकार कर रही है? अब्दुल बासित को बुलाने में 48 घंटे लगा दिए समन करने में। इतना टाइम क्यों? पानी है, मसाले हैं, एमएफएन का स्टेटस है, बहुत कुछ हो सकता है, क्यों नहीं? ये देखिए, हम टीवी डिबेट्स करते हैं। आज टीवी डिबेट जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हो। जी। मैं पवन जी से सहमत हूँ। पवन जी ने भी कहा है हम लड़ेंगे नहीं, इसी में एक सार्थक बहस होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज का डिबेट आपका एक हिस्टोरिक डिबेट रहेगा, क्योंकि इससे कुछ निकल के भी आएगा। क्या मोदी जी बदला ले पाएंगे? ये टीवी के हेडलाइन बनते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, 18 जवान हमारे शहीद हुए थे। उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। हमसे ये सवाल पूछा गया क्या सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान सुधर गया? मैंने जवाब दिया, देखिए 71 में सबसे बड़ा वार हुआ जिसमें पाकिस्तान क्षत विक्षत हो गया, अलग हो गया पाकिस्तान। उसके बाद भी वो बदमाश सुधरे नहीं है। तो एक सर्जिकल स्ट्राइक से तो सुधरेगा नहीं, बहुत सारी प्लानिंग में होगा और जरूर हमारी आर्मी, जिस पे हम सबको भरोसा है, वो कर रहे होंगे। आप हमसे ये सवाल पूछते, मैं क्या बताऊं? मैं बताता हूं, परसों में टीवी पे एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं। बीच में इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपने जिक्र किया कि हेडलाइन बन जाती है, सुर्खियां हो जाती हैं। ये बार बार कहा जा रहा है तमाम जगहों पर कि गृह मंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, सुकमा में अटैक हो जा रहा है, नोटबंदी को लेकर सपने दिखाए गए कि आतंकवाद को, नक्सलवाद पर लगाम लगेगी, प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा, वो नहीं हो पाया। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती है, इन तमाम चीजों पे चर्चा चल रही है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, देश की जनता जानना चाहती है, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं, जानना चाहती है कि पाकिस्तान के आगे क्या हमारे पास कोई नीति है कि नहीं? बता रहा हूं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जनता जानना चाहती है। और मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। आपने कहा डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई उससे नक्सलवाद पे और उस पे आतंकवाद पे असर पड़ेगा। ये मोदी जी ने भी कहा, बाकी हम सब ने भी टीवी पे कहा। देखिए, असर तो पड़ा नक्सलवाद पे, क्योंकि रिकॉर्ड हुआ कि एक ही कालखंड में, जब से नवंबर 8 से लेके जनवरी के महीने तक 1000 से अधिक नक्सलियों ने हथियार डाले। दूसरी बात है, ये हथियार जो लड़ाई होती है नक्सल के खिलाफ या आतंकवाद के खिलाफ, ये ऑल और नन फिनोमेना नहीं होती है कि आज एक बार आक्रमण करेंगे और परसों जो है आतंकवाद धराधाम से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये ऑनगोइंग बैटल होते हैं हमेशा। ये आइडियोलॉजिकल बैटल है, ये ऑनगोइंग बैटल है और इसमें नए नए तरीके, कभी डिमोनेटाइजेशन, कभी एस्केलेशन, कभी अलग तरीके से, कोवर्ट तरीके से, कभी ओवर्ट तरीके से ये आक्रमण होते रहते हैं, करने चाहिए। आप क्यों चाहते हैं? आप नई नई बातें लाएंगे ताकि हमारी बहस हो। प्रूफ मांगे गए, आप संबित जी से सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे गए। खेड़ा साहब, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे गए। जी बिल्कुल मांगे गए। जब उसका राजनीतिकरण मोराल डाउन नहीं होगा, जब उसका राजनीतिकरण हुआ, हम उसको प्रश्न तब उठाएंगे। कभी आप कहते हैं प्रश्न उठाइए, कभी कहते हैं प्रश्न मत उठाइए। मेरा ये कहना है कि नीति क्यों नहीं हो सकती? मेरा एजेंडा नहीं तय करेंगे भाई। आप, पहली बात, मैं बिल्कुल एजेंडा तय कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं आपसे भी पूछूंगा। बहस हो रही है उस मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों? हम चारों एक हैं, मुझे लगता है ये सब एक हैं इस वाले, उसमें आप कुछ भी कह दें। मैं आज पवन जी के स्टेटमेंट का स्वागत भी करता हूं। और देखिए, अमूमन टीवी चैनल में ऐसा होता नहीं है कि दो पार्टी के प्रवक्ता आज डिसाइड करके आते हैं कि हम लड़ेंगे नहीं, और मैं आज उनसे लड़ूंगा नहीं। देखिए, वो अपोजिशन में है, उनका दायित्व है, वो स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि वो समय समय पर सवाल पूछें। सर्जिकल स्ट्राइक के विषय में उन्होंने कहा कि राजनीतिकरण हमारे पार्टी ने किया, हमने बताया। मैं बड़े शालीनता के साथ बताना चाहता हूं, एक अंग्रेजी में कहावत है, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। मतलब अगर आपने नहीं बताया तो आप पूछेंगे क्या किया, क्यों नहीं बदला लिया, और अगर बताया तो लोग बोलेंगे अच्छा ये राजनीतिकरण हो गया। तो इसलिए कृपया करके, जब हम लोग सरकार में हैं, आप समझिए, सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए बताया क्योंकि ये हम वोट बटोरने के लिए नहीं बताया, क्योंकि एक संदेश पूरे विश्व में गया कि इंडिया प्रोएक्टिव कंट्री है,
इंडिया में हिम्मत इतनी है कि अगर आप हमारे जवानों पे हाथ उठाएंगे तो हम अंदर घुस के मारेंगे। और आपने देखा होगा कि पूरे विश्व के सभी देशों ने इसका स्वागत किया कि इंडिया इज अ न्यू इंडिया। इसलिए बताया, इसलिए नहीं कि हम पवन जी की पार्टी को या किसी भी पार्टी को हराना या नीचे दिखाना चाहते हैं। और आज मैं पवन जी के साथ हूं, हम लड़ेंगे किसी भी कीमत पे नहीं। खेड़ा जी के बारे में बोला, उन्होंने इनके बारे में बोला। ये जो हमारी डिस्कशन है, डिबेट है, ये एक ऐतिहासिक होगी। इतने सालों से डिबेट में जा रहे हैं, हमेशा बहस में ख़त्म हो जाता। और ये पब्लिक जो है हमारे ऊपर बाद में, हम नहीं सुन पाते पर बाद में हमारे ऊपर कमेंट गलत करती है। पंजाब के अंदर आतंकवाद था, कितने साल चला, हज़ारों बहनों के सुहाग उजड़े, हज़ारों बच्चे यतीम हुए। किसी माँ को ये नहीं पता होता तो उस वक्त मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी घर से निकली है, वापस आएगी या नहीं आएगी। कब समाप्त हुआ? जब कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई, अकाली दल का कुछ हिस्सा जब एक मंच पे इकट्ठे हुए और कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें पंजाब हिंदुस्तान से टूटता हुआ खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान चाहिए। मौत का कफन बांध करके हमने इलेक्शन लड़ी। इलेक्शन कुर्सी सत्ता के लिए नहीं लड़ी, हम भी उस सरकार में मंत्री थे, बेअंत सिंह सीएम थे। अमन शांति लाना है। एक साल के अंदर ये मिनी खालिस्तान को खत्म करने वाले जर्नैल थे उस वक्त। गोली का जवाब गोली दिया, आतंकवाद को समाप्त किया। वो एक शुरुआत हो रही है, वो एक शुरुआत। अगर ये शुरुआत, बिल्कुल एक मिनट, अगर ये शुरुआत हर डिबेट के अंदर, हर चैनल के अंदर हो जाएगी, ये पाकिस्तान हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, फिर जख्म हमारे खोद दिए। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उस माँ का दामन नोच दिया, वो पाकिस्तान भागेगा हमारे से दूर जी, जिस दिन इस तरीके से हम एक हो जाए। जनरल जैनी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद सवाल लूंगा मैं, इसके बाद सवाल लूंगा जनरल जैनी के बाद। आप कहेंगे कि बार बार मैं बिट्टा साहब से सहमत हो रहा हूं, लेकिन वाकई 100% सहमत हूं। यहां पर पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। देखिए, हर एक चीज फौज नहीं कर सकती। ये एक भ्रम है हमारे देश में कि फौज को अगर आप राज दे दो, मिलिट्री रूल लगा दो। कई बार हम ट्रेन में, बस में ट्रेवल करते हैं, जान के कि लोगों का क्या ख्याल है, बोलते जनरल साहब एक बार मिलिट्री रूल लगा दीजिए आप और फिर देखिए देश का। हम उनको टोकते हैं कि नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। मिलिट्री रूल इज नॉट द आंसर। मिलिट्री रूल जिस दिन इस देश में आ जाएगा, उस दिन ये देश का दुर्भाग्य होगा। बिल्कुल, सबसे अच्छी मिलिट्री वो होती है जो एक सिविल कंट्रोल के नीचे होती है। लेकिन सिविल कंट्रोल का क्या मतलब है? बाबूशाही का कंट्रोल नहीं है, वो संबित पात्रा जैसे लोगों का कंट्रोल होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो पॉलिटिकल विल, पंजाब की बात हुई, मैं उस कॉन्फ्रेंस का आज आज इतिहास बन गया, इसलिए बोल सकता हूं खुलेआम। बेअंत सिंह बैठे थे, जनरल छिब्बर बैठे थे, केपीएस गिल बैठे थे, मैं बैठा था एज कमांडर ऑफ पंजाब एरिया। और उन्होंने, बेअंत सिंह जी ने बोला, कमांडर साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ टैक्टिक्स टुक्टिक्स नहीं समझदा, मैं ते चाहता दे प्रॉब्लम नु तुसी साफ कर दियो। खुला हाथ उसके बाद में। और उसके बाद में पुलिस, आर्मी, सीआरपी, सब बिट्टा साहब, सिविलियन, गवर्नमेंट, आईएएस, सब मिलके 1 साल 9 महीने के अंदर में उस आतंकवाद को ऐसा जड़ से उखाड़ के फेंका उस पर। आज तक हिम्मत नहीं हुई है। यही चाहिए, दोबारा चाहिए। मैं सवाल लेता हूं। लास्ट 2 ईयर्स की बात करेंगे कि 283 सैनिक शहीद हुए हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो आप हमें यही एक चीज बता दीजिए कि हमारे भारत के जो सैनिक हैं उनके जीवन की कीमत क्या है, ये बता दीजिए। आप क्यों कीमत लगवाना चाहते हैं? कीमत इसलिए लगवाना चाहता हूं कि इजराइल एक छोटा सा कंट्री है और एक सैनिक के जीवन की के वजह से अगर एक सैनिक वहां का अगर शहीद होता है तो सैकड़ों जाने वो ले लेता है। एक के बदले सैकड़ों, एक के बदले सैकड़ों। पवन जी पहले आप। ठीक है, बिल्कुल सैनिकों की कोई कीमत नहीं हो सकती, कोई भी नहीं आंक सकता इसमें कोई। और आपकी भावनाओं को मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जब भी एक सैनिक को हम गंवाते हैं, हम सब किसी भी दल के हों, किसी भी विचारधारा के, हम सबका खून उबलता है। उस खून के उबाल को क्या एक नीति के तहत यूज किया जा सकता है? इस पूरे गुस्से को क्या हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं और किस ढंग से कर सकते हैं? हम सबको मिलकर ये जरूर बात करनी चाहिए कि किस ढंग से इस गुस्से का इजहार किया जाए। कितने, क्या 1 सर वर्सेस 10 सर, मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वो वॉर मॉन्गरिंग हो जाएगी, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो गुस्सा टीवी डिबेट्स तक सीमित रह जाए, वो अच्छी बात नहीं। ये गुस्सा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हमें एक कमिटमेंट बनानी पड़ेगी।
मैं फिर कहूं, कैंडल लाइट हम जगाते हैं जब जवान शहीद होता है। भाषण बड़े बड़े देते हैं, वंदे मातरम, भारत माँ की जय जरूर बोलते हैं, भारत माँ की जय और वंदे मातरम बोलना बड़ा आसान है, पर उनके कांटों पे चलना, बम गोलियां हैं, बड़ा मुश्किल है। मैं रोज देखता हूं। देखिए, आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है, अच्छी बात है, मगर कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं करना चाहूंगा। आपके प्रश्न पे आपने कहा क्या कीमत है एक जवान की जान की, वो तो खैर बिल्कुल सही बताया पवन जी ने कि कोई कीमत नहीं होती, वो अमूल्य है। मगर सिर्फ मैं अमूल्य बोल देने से तो नहीं होगा ना कि वो अमूल्य हो जाएगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, भी हाल फिलहाल में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन चल रहा था अभी, तो एक बूथ के अंदर कुछ जवान और कुछ पोलिंग ऑफिसर इत्यादि, वोट 9 लोग बंद थे उसके अंदर। बाहर से पत्थरबाजी करने वाली भीड़, लगभग 500 से 700 लोग उनको घेर लिए। तो एक आर्मी ऑफिसर के पास फोन आया, बाकी जवान जो अंदर थे, कि हमें बचाओ, ये तो हमें मार देंगे। तो उसने उन्हीं में से एक को गाड़ी के आगे बांध करके, क्योंकि किसी को मारना नहीं था, किसी को बचाना था 9 लोगों को, उसको बांध करके वो अंदर घुसे सूझबूझ के कारण, और 9 लोगों को जिंदा बचा के ले आए। उस पर कितनी क्रिटिसिज्म हुई आर्मी की कि आपने ये क्या कर दिया, ये आपने ह्यूमन राइट वायलेशन कर दिया। मैं हाथ जोड़ के आज सबसे कहूंगा, जो लोग ये कैंडल लाइट, ठीक कहा भाई साहब आपने, ये कैंडल लाइट जो मार्च करते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, उस पत्थरबाज को आपने आगे बांध दिया और 9 आर्मी के जवान को बचा लिया, और फिर एक कैंडल लाइट हुआ सुकमा के बाद, और पहले भी हुआ था जेएनयू में, कि ये डेवलपमेंट की लड़ाई है। जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे हमारे जवान, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं भैया ये आप खत्म करिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं सवाल लेता हूँ जी। उसमें सुमित जी, हमारे आर्मी के अफसरों के, जवानों के, जेसीओस की एक ट्रेनिंग होती है कि लाइन से हट के सोचो, क्योंकि वो सिचुएशन वहां पर ऐसी होती है, माहौल ऐसा होता है कि कोई ऊपर से आदेश लिखित में नहीं आएंगे, तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकाल के उस अफसर ने किया, लेकिन उसका कितना क्रिटिसिज्म हुआ, सवाल। मेरा प्रश्न संबित पात्रा जी से है। सर, मेरे दादाजी बताया करते हैं कि कभी ऐसा दिन हुआ करता था कि सोमवार को घर में खाना नहीं बना करता था, पर सर आज हम एक तरफ तो लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, दूसरी तरफ सर इकोनॉमिकल उनसे हम जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनसे व्यापार है, हमें नहीं चाहिए सर वहां से विदाम और आम सब नहीं चाहिए। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 0.41% का ट्रेड है, जितना ट्रेड पूरे विश्व के साथ होता है, वो नगण्य है, कोई मतलब नहीं है। उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन विड्रॉ करने से कोई एक्सपोज पाकिस्तान का नहीं होगा। मगर अगर WTO में जाकर हम इस पेपर तैयार हो रहे हैं, अगर WTO में जाके हिंदुस्तान इस विषय को रखता है, तो पाकिस्तान का ना केवल थूथू होगा, पाकिस्तान और ज्यादा इंटरनेशनल एरिया में एक्सपोज होगा। एक बार बार हमसे सवाल पूछा जाता है, आप उसको टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं घोषित करते हैं। देखिए, आज बहुत अच्छा है कि माहौल ऐसा है कि ये सब हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वरना एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। टेररिस्ट स्टेट डिफाइन करने के लिए, घोषित करने के लिए, बिल लाने के लिए एक इंटरनेशनल सहमति बनाना पड़ेगा। ये आप मानते हैं, सभी देशों से मानना पड़ेगा कि आप भी घोषित करो, हम भी कर रहे हैं, और इस कारण से कर रहे हैं। जैसे ही आप इसको इंटरनेशनल एरिया में लेके जाएंगे, सभी कंट्री का एकमात्र विषय रहेगा कि यस, कश्मीर इज अ मल्टीलैटरल इश्यू नाउ, हम सब इसको मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे, जो कि शिमला एग्रीमेंट के तहत, कि हम ये बायलैटरल इश्यू को मल्टीलैटरल कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री किसी को घोषित करने से पहले डिस्कशन तो करना चाहेगा। बिल्कुल। सॉरी सुमित जी, इसमें मैं ये इससे पहले कि गलत मैसेज चला जाए देश में आपके टीवी के चैनल के थ्रू कि हमको किसी भी देश को कुछ घोषित करने के लिए हमें इंटरनेशनल सहमति की जरूरत है। सॉरी, ना इजराइल करता है, ना सऊदी अरेबिया करता है, ना ईरान करता है, ना कोरिया करता है, ना चाइना करता है, ना अमेरिका करता है, और मैं कितने हजारों और देश गिना दूंगा। सवाल यह है कि हमारे देश में विचार क्या है। हमारे देश में 543 बुद्धिजीवी अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और उसमें हम ऑपोजिशन पार्टीज भी आपका सहारा देंगी, साथ देंगी, हाथ खड़ा करेंगी। सब हाथ खड़ा करके बोलिए कि हम भारत के संविधान, भारत के पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट स्टेट, एक मिनट साहब, डिक्लेयर करते हैं, और पूरे वर्ल्ड में न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स, ब्रिटिश टाइम्स, सिडनी टाइम्स में पब्लिश कर दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं संवी जी, हम अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप इसको घोषित करेंगे टेररिस्ट स्टेट। उन्होंने अपना रेजोल्यूशन 1363 निकाल दिया, और आज तक उसके ऊपर चर्चा चल रही है वॉशिंगटन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। पवन, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं सवाल लेता हूँ। देखिए, इसमें मैं संबित जी से, माफ कीजिएगा, फिर से सहमत हूं। इंडिया की एक अलग सिचुएशन है। इस तरह से, जिस तरह से जनरल साहब बोल रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनानी पड़ती, क्योंकि व्हील्स विद इन व्हील्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्लैक और व्हाइट कुछ नहीं होता,
डिप्लोमेसी में या अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में। इट इज ऑल, एक सेकंड, इट इज ऑल अ वेरी ग्रे एरिया, और उस ग्रे एरिया को संबित जी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, उसमें नेविगेट करना इतना आसान नहीं होता जितना कि अभी यहाँ डिबेट में बात की जा रही है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहना ये होता है सरकार का कि हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान से तो बहुत ही ज्यादा है, तो फिर जब तुरंत एक्शन लेना होता है उस दौरान हम रोक क्यों लगाते हैं? सरकार अड़चन क्यों डाल देती है? मैं इसका जवाब देता हूं। और सुमित जी, मैं आपको आज धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना सेंसिबल डिबेट आपने कराया है। हम लोग वरना कोई जवाब दे नहीं पाते थे। 1962 में जब चाइना के साथ वार हुआ, उस समय पब्लिक सेंटीमेंट बहुत ज्यादा था कि चाइना को खत्म करो, चाइना के ऊपर आक्रमण कर दो, अभी कर दो। पंडित नेहरू जी थे, मैं सम्मान करता हूं, उस समय वार हुआ, उसका नतीजा हम पता है। 1971 में भी वही सेंटीमेंट था कि नहीं, खत्म करो, क्योंकि 10 मिलियन जो बंगाली रेफ्यूजीज थे वो इंडिया में थे। किसी भी कीमत पे जो एट्रोसिटी बांग्लादेश में हो रहा है उसको अलग करो, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करो वेस्ट पाकिस्तान से। उस समय मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ ने जाके प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को कहा कि नहीं, अभी करेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, आप मुझे समय दो, मैं सारा प्रिपरेशन करके आपको गो अहेड दूंगा, तब आप आगे प्रोसीड करना। फिर हम 71 में जीते। इसलिए देखिए, आप हमारे मालिक आप हैं, आपने एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के रूप में दिया है। देखिए, हम सब अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, मगर हम सब ये मानते हैं कि एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर वो हैं। आपने उनको मैंडेट दिया है, आप विश्वास रखिए, आपके मैंडेट का कदर होगा। आप आगे बढ़े, आप कुछ बोले, मैं एक बार इन दोनों माताओं से बात करना चाह रहा हूं। फिर हम लोग बोलेंगे। रूपा जी, आपको आज के इस कार्यक्रम के बाद लगा सरकार कुछ मदद करेगी? आपको वो संबित पात्रा की बातों से भरोसा हुआ है कुछ आज कि आपके बेटे को मदद मिल जाएगी, आपके बेटे का इलाज ठीक होगा? उन्होंने कहा है कि एम्स के लेकर वो बात करेंगे, आपको कुछ उम्मीद जगी है? इतना दिन से तो नहीं कोई अथी है कि उम्मीद मतलब जगी है, जहाँ ट्रीटमेंट अच्छी होगी मेरा बाबू के। जितना नक्सल अथी सब है, गर्दन काट रहा है, बेइज्जती पत्थर मार रहा है, ओकरा एकदम ओहि पार से पार एकदम जवान सबके फ्री कर देना चाहिए, जे पूरा कटल कर दे, सबको खत्म कर दे। हाँ, जवान सबके डेली की डेली बेइज्जती कर रहा है, काट रहा है, कभी 25 गो के, कभी 12 गो के, आर्मी के सबके हथ कर रहा है। मेरा बाबू के ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, जब फिर उठ करके कुआं से बाहर आवेंगे तो फिर बॉर्डर पर तैनात रहेंगे मेरा बाबू। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं, कोमा से बाहर आकर वो फिर बॉर्डर पर जाने को तैयार है। ये है असली माँ। एक बार जोरदार तालियां रूपा जी के लिए। गए हैं 3 साल के पहले, कोई नेता पूछने के लिए नहीं गए हैं, पता लगा। मैं आपको उम्मीद जगाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद चीजें बदलेंगी। हम आपके साथ हैं। संबित जी बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आज बता रहा हूँ कि आज ऐतिहासिक डिबेट हुआ है, इसको अंत भी एक ऐतिहासिक तरीके से करना चाहिए। चारों लोग एक साथ, जितने ऑडियंस है हमारे साथ, आज हिंदुस्तान का डिबेट हुआ है, कोई बीजेपी और कांग्रेस का डिबेट नहीं हुआ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ बीच में आइए, और दोनों माताएं आप यहाँ आइए, आप हमारे बीच में आइए। सर, आप लोग भी दोनों आ जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, बड़े हैं तो हम लोग अच्छा लगेगा। और एक सख्त संदेश जो है कविता के रूप में पाकिस्तान को हम देना चाहेंगे। बिल्कुल, कि पाकिस्तान के लोग जो देख रहे होंगे, जो उनके आका हैं ISI और आर्मी, वो ये संदेश आज हिंदुस्तान का संदेश है, किसी पार्टी का संदेश नहीं है। अगणित बलिदानों से अर्पित ये स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित ये स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, पाकिस्तान से, इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपना कब्र न खोदो, पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपना कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल तुम बोलो। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करके तुम्हें लाज ना आई। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश कभी झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा में धार सिंधु में ज्वार, सुने पाकिस्तान का बच्चा हिंदुस्तान का ये संकल्प।
जब तक गंगा में धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। हिंदुस्तान का सर कभी झुका लोगे ये तुम मत समझो। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी मैं आ रहा हूँ कुछ। हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा। तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम राष्ट्रगान के साथ एक बार फिर इस बेहतरीन कार्यक्रम का समापन करना चाहेंगे और इस उम्मीद के साथ रूपा जी के लिए और जयवती जी के लिए कि हम सब आपके साथ हैं, आप जैसे लोगों के साथ। एक बार फिर से हम सब मिलके राष्ट्रगान जनगण मन को गुनगुनाते हैं।